हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीप क्लासेस। आज के वीडियो में हम आधे अधूरे नाटक के कुछ महत्वपूर्ण अंशों के बारे में जानेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम इस नाटक के कुछ महत्वपूर्ण अंशों को जान चुके हैं। आज के वीडियो में हम उससे आगे के अंशों को जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला अंश है, पर हो सकता है मैं एक अनिश्चित नाटक में एक अनिश्चित पात्र की सफाई भर पेश कर रहा हूँ। हो सकता है यह नाटक एक निश्चित रूप ले सकता हो। किन्हीं पात्रों को निकाल देने से, दो एक पात्र और जोड़ देने से, कुछ भूमिकाएं बदल देने से, कुछ पंक्तियां हटा देने से, कुछ पंक्तियां बढ़ा देने से या परिस्थितियों में थोड़ा हेर फेर कर देने से हो सकता है आप पूरा देखने के बाद या उससे पहले ही कुछ सुझाव दे सके। इस संबंध में इस अंश के प्रसंग को देखें तो प्रस्तुत गद्यांश मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे के प्राथमिक पृष्ठों से लिया गया है। यह वक्तव्य भी काले सूट वाले आदमी का ही है। इन पंक्तियों में भी जीवन को नाटक मानकर आज के मनुष्य के जीवन, उसकी अनिश्चितता तथा विडंबनाओं के विषय में विचार व्यक्त किए गए हैं। नाटक तथा जीवन में बहुत सी समानताएं होती हैं। दोनों में स्थितियां और परिस्थितियां बदलती रहती है। नाटकों के पात्रों की तरह जीवन में भी अनेक व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं। नाटक के दर्शकों की तरह हम भी अपने भविष्य के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। यहाँ वह संकेत करता है कि सभी व्यक्तियों का जीवन उसके जीवन की तरह नहीं होता, क्योंकि जो व्यक्ति उसके जीवन में आए, जिन परिस्थितियों के बीच से गुजरता है, जो समस्याएं उसके सामने आई, जिस मानसिकता के कारण उसे यातनाएं झेलनी पड़ी, जो दोष तथा कमियां उसके चरित्र में रही, वह अन्यों के चरित्र में ना हो। इस अंश की व्याख्या देखें। यह सच है कि मेरा जीवन अनिश्चित रहा। अपने दोषों, दुर्बलताओं के कारण, ढुलमुल स्वभाव, आत्मविश्वास की कमी तथा अव्यवहारिता आदि के कारण मैं ठोस तथा समय पर निर्णय नहीं ले पाया और इसीलिए यातनाएं झेलता रहा। स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों को सुखी न बना सका। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि समाज के सभी व्यक्तियों का जीवन मेरी तरह सफल तथा कष्टपूर्ण हो। जैसे नाटक में कुछ परिवर्तन कर देने से, एक दो पात्रों को निकालने, एक दो पात्र नए रखने, घटनाओं और स्थितियों में फेरबदल करने से, कुछ पंक्तियां जोड़ने या हटाने से नाटक का स्वरूप और उसका अंत नहीं बदल जाता। वह दुखांत के स्थान पर सुखांत बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति के संपर्क में ऐसे व्यक्ति आए जो उसके सच्चे हितैषी तथा शुभ चिंतक हो, उसके परिवार के सदस्यों में परस्पर सौहार्द तथा स्नेह और सहयोग की भावना हो, परिवार संपन्न हो, आर्थिक कठिनाइयां ना हो, तो उस व्यक्ति का जीवन मेरे जीवन से भिन्न होगा। सारांश यह है कि जैसे नाटक के पात्रों का संचालन सूत्रधार या निर्देशक के हाथों में होता है, उसी प्रकार व्यक्ति के भाग्य की डोर नियति के हाथों में होती है।
नियति जो चाहती है वही होता है। मनुष्य तो विवश है, नियति के हाथों की कठपुतली है। वह स्वेच्छा से कुछ नहीं कर सकता। मेरी बातें सुनकर आपको लग सकता है कि मैं पुरुषार्थी न होकर भाग्यवादी हूँ, पलायनवादी हूँ। अपनी कमजोरियों को छिपाकर भाग्य को दोष दे रहा हूँ। आप भी यह कह सकते हैं कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, पुरुषार्थी बनना चाहिए, अपनी स्थिति को सुधारने के उपाय करने चाहिए, पुराने मित्रों को छोड़कर नए मित्र, नए संपर्क बनाने चाहिए, स्वयं को परिस्थिति का दास ना मानकर, उसका नियंता मानकर अध्यवसाय करना चाहिए, नई नई योजनाएं बनाकर उनको कार्यान्वित करना चाहिए। आपकी बातें ठीक हैं, पर मैं यह बता दूं कि संसार में मेरे समान व्यक्ति ही अधिक मिलेंगे। इस अंश की विशेषता देखें तो पहला, जीवन, भाग्य और पुरुषार्थ के विषय में गंभीर विचार प्रकट किए गए हैं। दूसरा, जीवन को नाटक मानकर रूपक अलंकार का प्रयोग कर बड़ी सटीक तथा सार्थक बातें कही गई हैं। इस नाटक का अगला महत्वपूर्ण अंश देखें। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी क्या यही हैसियत है इस घर में कि जो जब जिस वजह से जो भी कह दे मैं चुपचाप सुन लिया करूं। हर वक्त की दुत्कार, हर वक्त की कोंच, बस यही कमाई है यहाँ मेरी इतने सालों की। इस अंश के प्रसंग को देखें तो यह अंश आधे अधूरे नाटक से लिया गया है जो मोहन राकेश द्वारा रचित है। महेंद्रनाथ अपने घर वालों, विशेषतः अपनी पत्नी और बेटे के व्यवहार से बहुत तंग आ गया। वह उसका अनादर करते हैं, उसके प्रति इनका व्यवहार उपेक्षापूर्ण है। इतना ही नहीं, वह उसे व्यंग्य बाणों से छेदते रहते हैं, जली कटी सुनाते रहते हैं और परिवार की दुर्दशा का कारण उसे ही मानते हैं। एक दिन बेटा अशोक पिता के साथ ऐसा ही अभद्र और अशिष्ट आचरण करता है जिसे देखकर वर्षों से दबा हुआ खिन्नता का ज्वालामुखी फूट पड़ता है और वह अपने मन का गुब्बार निकालते हुए उन सब से प्रश्न करता है। अब हम इस अंश की व्याख्या देखेंगे जिसमें वह सबसे प्रश्न करता है कि मैं परिवार का मुखिया हूँ। इस दायित्व को पहचान कर मैंने इस परिवार को, परिवार के सभी सदस्यों को सुखी रखने के लिए वर्षों परिश्रम किया है। जितनी शक्ति और योग्यता थी उसके अनुसार परिवार का भरण पोषण करने की चेष्टा की है। जितना जिसको दे सकता था दिया है और उसके लिए खून पसीना एक किया है। पर मुझे सब परिश्रम के बदले, खून पसीना बहाने के बदले क्या मिला? तुम लोगों ने आदर सम्मान देने के बदले पग पग पर मेरा अपमान किया है, जली कटी बातें सुनाई है, मेरी उपेक्षा की है, मेरे प्रति लापरवाही बरती है, मेरी सुख सुविधा का तनिक भी ध्यान नहीं रखा, मेरे आदेशों का उल्लंघन करके मनमानी की है। जो चाहता था वह नहीं किया और जो नहीं चाहता था वह जानबूझकर किया। ना मुझे पत्नी से प्यार, सहयोग और सहानुभूति मिली, सेवा की तो बात ही अलग रही, और ना बेटे बेटियों से आदर सम्मान। इसके विपरीत कभी मुझे मूर्ख बताया गया, कभी अव्यावहारिक, कभी आलसी तो कभी निकम्मा। मुझे अकर्मण्य, असफल तथा मूर्ख सिद्ध करने के लिए उल्टे सीधे तर्क दिए गए। आप लोगों का यह अनुचित, अमर्यादित
अशोभनीय आचरण मैं वर्षों से चुपचाप सहता आ रहा हूँ। सोचता था ये लोग अभी तो अपनी गलती महसूस कर सुधरेंगे, पर मेरे प्रति शिष्ट व्यवहार नहीं किया और मैं देखता हूँ कि मर्द कम होने की बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब मेरी सहन शक्ति और धैर्य जवाब दे रहे हैं। मुझसे अब और सहन नहीं हो पाता। मैं पूछता हूँ कि इतने वर्षों तक परिवार के लिए मर खपने, खून पसीना बहाने, कष्ट सहने का यही पुरस्कार है कि दिन रात चुपती बातें सुनता रहूं, अपमान का घूंट चुपचाप पीता रहूं और भीगी बिल्ली बना रहूं। अब आते हैं इस नाटक के आगे के अंश पर, जो है मैं इस घर में एक रबर स्टैंप भी नहीं, सिर्फ एक रबड़ का टुकड़ा हूँ, बार बार घिसा जाने वाला रबड़ का टुकड़ा। इसके बाद क्या कोई मुझे वजह बता सकता है, एक भी ऐसी वजह कि मुझे रहना चाहिए इस घर में? इस अंश के प्रसंग को देखें तो यह मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे से लिया गया है। इन पंक्तियों में लेखक घर परिवार के प्रत्येक सदस्य से उपेक्षित तथा अपमानित महेंद्र नाथ के भीतर ही भीतर उमड़ते शोभ का वर्णन उसी शब्दों में करता है। जब परिवार में अपनी स्थिति वह रबर स्टैम्प जैसी बताता है, जिसका उपयोग परिवार के सदस्य केवल अपने हित में, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, तो उसकी पत्नी सावित्री चुनौती भरे स्वर में कहती है कि वह स्वयं को रबर स्टैम्प किस मुंह से कहता है। रबर स्टैम्प का भी अपना मूल्य होता है। समाज में और शासन में उसकी प्रतिष्ठा होती है, रुतबा होता है, पर महेंद्र में तो ये सब है ही नहीं। इस पर महेंद्र तिलमिला उठता है और कटु सच्चाई को स्वीकार करते हुए कहता है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे, जिसमें वह कहता है कि तुम्हारी बात बहुत हद तक सच है। रबर स्टैंप लगाने से दस्तावेज या कागज का मूल्य और भी बढ़ जाता है, जबकि मैं तुम लोगों का मान सम्मान, प्रतिष्ठा, रुतबा, सामाजिक स्थिति बेहतर नहीं कर पाया। अतः मैं रबड़ का टुकड़ा मात्र हूँ, जिसकी कीमत रबर स्टैम्प से कम होती है। वह रबर स्टैम्प से भी गया गुजरा होता है। उसका प्रयोग उस पर उठने बैठने या घिसने के लिए किया जाता है। वह घर की फालतू चीज होता है और उपयोग में लाए जाने के बाद घर के किसी कोने में, जहाँ कूड़ा कबाड़ पड़ा रहता है, वहाँ डाल दिया जाता है और उस पर धूल मिट्टी जमती रहती है। वह वहाँ से तभी निकाला जाता है जब उसका उपयोग करने की पुनः आवश्यकता होती है। मेरी भी स्थिति वैसी ही हो गई है। मेरे नाम का घर के मुखिया होने के तथ्य का प्रयोग किसी का पति या पिता होने का प्रमाण देने की जरूरत पड़ने पर ही किया जाता है। आवेदन पत्र, निमंत्रण पत्र आदि पर ही मेरे नाम का उल्लेख किया जाता है। अतः मेरी स्थिति रबड़ के टुकड़े जैसी हो गई है। अंतर केवल इतना है कि रबड़ का टुकड़ा जड़ है, उसमें चेतना नहीं होती, वह सुख दुख अनुभव नहीं करता। अपमान या उपेक्षा का व्यवहार उस पर कोई असर नहीं डालता, जबकि मैं चेतन हूँ, मैं सुख दुख अनुभव करता हूँ। अपमान तथा उपेक्षा मुझे सालते हैं। मेरी अपनी भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं और दूसरों के व्यवहार पर प्रतिक्रिया करता हूँ। अपमान की ज्वाला में जलता रहता हूँ। परिवार से अलग होना चाहता हूँ ताकि इस यातना से बच सकूं।
अपनी इच्छा का स्वतंत्र जीवन बिता सकूं। मेरी स्थिति समझने के बाद क्या कोई कह सकता है कि मुझे इस घर में टिके रहना चाहिए? इस अंश की विशेषता देखें तो पहला, भाषा सरल होते हुए भी महेंद्र के मन की तल्खी कड़वाहट और शोभ को व्यक्त करने में पूर्ण समर्थ है। दूसरा, अभिनेता अपने स्वर के उतार चढ़ाव तथा भाव भंगिमा से कथन के अर्थ को और भी सशक्त बना सकता है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। इसके आगे के अंशों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।